लग रहा है मेरा नया लुक? पता मैं बोर हो गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार पे सेल्फी तो बनती है ना? क्यों नहीं, जल्दी से। साले अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? उठो कंचन, तू ठीक है ना? छोड़ो दी। पता नहीं आजकल के ड्राइवर कौन दे देता है इनको ड्राइविंग लाइसेंस। अभी भी जो आपने देखा वो किसी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विवेक शर्मा और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। हमारे साथ ऐसे तरह तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। रोज ऐसी कितनी खबरें आती हैं, लेकिन क्या यह महज एक्सीडेंट था? यह भी तो हो सकता है कि ये कोई हादसा ना होकर कोई सोची समझी साजिश हो, या फिर आने वाले अपराध की दस्तक। कब आओगे? अरे कानपुर तो जा रहा हूं मैं, 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। वो शर्ट मत रख, टाइट हो गई है। जीजू को देखो, रोज सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। तू और तेरे जीजू, जब तक तू उसका नाम नहीं लेती ना सुबह से, तेरा खाना नहीं बचता, दिन नहीं गुजरता तेरा। मेरे जीजू है ही वर्ल्ड के बेस्ट जीजू। कितना हार्ड वर्क करते हैं वो। हाँ, ये बात तूने सही कहा। वैसे हार्ड वर्क तो मुझे करने का दिल कर रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? पापा पापा पापा, आज हम भी आपके साथ सोएंगे। पापा कल आप चले जाएंगे ना, इसके लिए आज हम आपके साथ ही सोएंगे। मैं भी। ठीक है बेटा, आओ। ध्यान रखना अपना। टेस्टी है ना गोलगप्पे? तुम्हारे साथ सब टेस्ट लगता है। चलो मैं पे करके आती हूँ। भैया 2 प्लेट के कितने हुए? थैंक यू। मम्मी उधर देखो, मौसा जी की कार। ये पैसे लो, चलो। हाँ सुनीता, बोल। कंचन, हम लोग सनशाइन कैफे में बैठे हैं, जल्दी आ जा। चल ठीक है, मैं आती हूँ। आ रही है। हाय। हाय, कैसी हो? तो क्या गॉसिप हो रही है यहाँ? किसी किसी की लाइफ में कितना स्पाइस होता है, हनीमून पीरियड खत्म ही नहीं होता है। किसका हनीमून पीरियड नहीं खत्म हो रहा है? वो देखना कपल तेरे पीछे। जीजू? वो तेरी दी जीजू है क्या? नहीं नहीं, वो पीछे से देखने में मुझे ऐसा लगा मेरे जीजू कोई और है। Okay, अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मुझे बच्चों को ना पिक करना ट्यूशन। अरे अभी तो आई हो, क्या बैठ रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, लेट हो रहा है, मैं ना फिर कभी आऊंगी। हाँ अच्छा, तू चल भी ना। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? देख मेरे, मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। मम्मी आप क्या काम कर रही हो? आप तो बस मौसा जी को फोन लगा रही हो ना। लाइन में लग। अरे क्या कर रही है रिया तू? हेलो साली साहिबा। मौसा जी, मैं आपकी साली साहिबा नहीं हूँ, मैं आपकी रियू हूँ, रियू। ओ, तो हमारी रीवू को कैसे याद आई हमारी? मुझे नहीं आई, मम्मी को आई। वो तो बार बार आपको फोन कर रही हैं और काट रही हैं। कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, फोन दो जरा। सुना है कोई हमारी याद में बहुत तड़प रहा है। जीजू वो जुबान भी कांप रही है। बहुत मिस कर रही हो क्या? कवल कहाँ है?
वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छा, तभी। आ जाओ, साथ में तुम्हारी बोरिंग दीदी को भी ले आता हूँ। वो बच्चे संभाल लेगी और हम मस्ती करेंगे। वो जीजू, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ कंचन को? हाँ, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ तुझे? नहीं दीदी, कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, हेलो कंचन, काट दिया। थोड़ी परेशान लग रही थी। चलो ना, चल के देखते हैं। नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है। तू चलिए। वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है? सारी बातें तो वो आपसे शेयर करती हैं, और वैसे भी वर्ल्ड के बेस्ट जीजू जो हो आप। अरे यार, अर्जेंट काम है मुझे, तू चली जा। अच्छा सुन, वो डिनर मत बनाना, लेट हो जाऊंगा आने में। जीजू, इतनी रात को भी जीजू की याद आ रही है तुम्हें? हाँ, अब जीजू का नाम लेके इतना भी मत जला। नहीं, वो एक्चुअली जीजू का कॉल आने वाला था तो मैंने सोचा कि। तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, थोड़ी परेशान लग रही है तुम। नहीं, बस आपको मिस कर रही हूँ। मेरी हॉट बीबी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कानपुर से जल्दी आकर हॉट बीबी और बच्चों को ढेर सारा प्यार दूंगा मैं। अभी रखता हूँ। लव यू टू, बाय। बाय। हेलो जीजू, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। अच्छा, आप घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। बाय। प्रीटी प्रीटी फ्लावर्स मेरी प्रीटी प्रीटी साली के लिए। बोल। मैं चाय बना के लाती। अरे तुम्हारे हाथ की अदरक की चाय? सुनना, मैं हेल्प करता हूं। भाई, मेरी साली और उसके हाथ की चाय, दुनिया में इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। चाय पत्ती, हाँ, चाय पत्ती, चीनी, पता है तुम्हें? वो तो तुम्हारी दीदी पहले मिल गई। तुम्हारी दीदी पहले नहीं मिलती ना, तो शादी तो मैं तुमसे करता। हाँ, मिल्क। हाँ, ये रहा मिल्क। ये लो। तो ठीक तो है ना? See, I'm sorry. जो हुआ उसे भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी को बताना मत, बहुत बदनामी हो गई।
दीदी लगता है डैडी आता है। कहाँ गए थे? अरे वो बिजनेस का कुछ काम आ गया था इसलिए। तुम भी ना, अब कल घर चले जाओगे, थोड़ा समय तो मेरे साथ बिताया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच। सर, एक औरत और 2 बच्चों की हत्या हुई। हस्बैंड घर पे ही है। ये कब और कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं बाहर काम कर गया था, कर आया तो कब। सुबह सुबह ही कहाँ चलेगी? कंचन कहाँ हो? सर, मुझे तो ये रॉबरी का केस लगता है। अलमारी का लॉक तोड़ा गया है, तिजोरी बिल्कुल खाली है। और ये देखिए सर, ब्लड के ट्रेसेस भी तो हैं। तुम्हें तो कह रहे थे कि कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। जी सर, मैंने चेक किया था, कोई फोर्स एंट्री तो नहीं हुई थी। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंचन ने बिना देखे दरवाजा खोला हो और किलर ने अंदर आते ही तुरंत उस पर अटैक किया हो। क्योंकि जिस तरीके से कंचन की बॉडी नीचे दरवाजे के बिल्कुल पास पड़ी है और ब्लड के ट्रेसेस भी दिख रहे हैं वहाँ, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि किलर ने उसे दरवाजे के आसपास से कहीं मारा। काम करो, फॉरेंसिक से कहो कि अलमारी से ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करें। सर, अच्छा, ऊपर वाले अलमारी में कोई कैश ज्वेलरी वगैरह कुछ था क्या? तो 3 लाख रुपए कैश और 3 लाख के गहने भी थे। कुछ भी नहीं। ज्वेलरीज की फोटोग्राफ्स हैं आपके पास? इनसे ज्वेलरीज की फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर लेना। हाँ, टाइम से नहीं। फॉरेंसिक के बाद तुरंत बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मैं ये कह रहा था कि आप लोग कौन है? मैंने तुझसे कहा था कंचन की कुंडली में दोष है, उसे अकेला मत छोड़ना। तुझे एक बात नहीं मानी। भाभी संभालिए अपने आप को। फुटेज निकालो। सर, कंचन को अपराध की दस्तक मिली थी पर उसने नहीं सुनी। जान गवा बैठी और साथ ही साथ उसके 2 मासूम बच्चे भी मारे गए। इनिशियल इंक्वायरी में हमें फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। हमें लग रहा था कि यह कोई लूटपाट का केस है। ऐसे में कुछ नए एविडेंसेस हमारे हाथ आए। सर, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों के स्कल में फ्रैक्चर है सर। सर पे किसी भारी चीज से मारा गया। वैसे घर में मुझे कोई सस्पिशियस फिंगरप्रिंट नहीं मिले। लेकिन हाँ सर, ये घर के बाहर की जो फुटेज है, यहाँ मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ।
दिल्ली की इतनी गर्मी में ये उड़ उड़ के कहाँ जा रहा है? हाथ में ग्लव्स है, चेहरे पर दुपट्टा है। I'm sure अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सब कुछ किया है इसने। साइकिल तो लेडीज वाली लगी है, लेकिन इसमें मर्द बैठा है या औरत ये नहीं पता चल रहा। ग्लव्स पहन रखा है इसीलिए फिंगरप्रिंट भी नहीं है। और ये देखिए सर, हथौड़ा, शायद इसने मर्डर इसी से किया है। और अलमारी भी इसी से तोड़ा है। बहुत प्लानिंग के साथ मर्डर और रॉबरी किया है सर इसने, मुझे तो डाउट है इतनी रात को कंचन एक अनजान आदमी के लिए दरवाजा क्यों खोलेगी? सर वो नींद में थी, ध्यान नहीं दिया, नींद से उसका दरवाजा खोल दिया होगा। पॉसिबल है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो जाना पहचाना था, इसीलिए कंचन ने दरवाजा खोला और अंदर आकर उसने कंचन और उसके बच्चों की बेरहमी से हत्या कर डाली और इस कत्ल को लूट की शक्ल दे दी। पॉसिबल है सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किलर को पहले से ही पता था कि घर में कैश और ज्वेलरी रहते हैं, इसीलिए लूटपाट के इरादे से ही वो घर में घुसा, एक एक करके सबको मारा, कैश और ज्वेलरी लिया और फरार हो गया। यही तो पता करना है कि ये लूट के लिए मर्डर था या मर्डर करके सिर्फ लूट की शक्ल दी गई। एनीवे, साइकिल का कुछ पता चला? सर मैंने सारे फुटेज चेक किए, लेकिन कंचन के घर से 2 गली तक ही फॉलो अप कर पाए, फिर साइकिल कुछ पता नहीं चला। अंजना तुम एक काम करो, वो एरिया के आसपास भी चेक करो, हो सकता है वहां से कुछ पता चले। ओके, देखना यह है कि कंचन की किसी से दुश्मनी थी या नहीं। नहीं सर, कंचन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर, उसकी तो कभी किसी से छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं हुई सर। सर कुछ कहना? सर कुछ दिन पहले की बात है, मैं और कंचन मार्केट में थे और जब हम मार्केट से घर लौट रहे थे तो तभी एक कार बहुत तेजी से कंचन की तरफ आई। साले अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? उठो कंचन। सर मैंने कंचन को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो कार उससे जानबूझकर टक्कर मारना चाहती थी। एग्जैक्टली किस एरिया में हुआ? बसंत कुंज के एरिया में। विनीत सर, वसंत कुंज एरिया के सारे सीसीटीवी चेक करो, मुझे फुटेज चाहिए। थैंक यू सो मच। फुटेज में ड्राइवर का चेहरा कुछ क्लियर नहीं है, गाड़ी की डिटेल्स निकलवाओ। सर सर हमारी टीम को ग्रेटर तलाश में एक लवारिस लेडी सेकंड हुई है जो सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल मैच करती है। पता चला किसकी? नहीं सर, बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। सर सीसीटीवी में जो गाड़ी है उसके ओनर का पता चल गया, गाड़ी किसी गौतम के नाम पर रजिस्टर्ड है। बुलाओ। गौतम जी, DLY-XYZ 1234 आपकी गाड़ी का नंबर है? जी सर। 14 तारीख को आप अपनी गाड़ी में कहाँ जा रहे थे? मैं कहाँ जाऊंगा सर, मेरी तो कार ही चोरी हो गई है। चोरी हो गई मतलब? हाँ साहब, मुझे ये लगा कि आप मेरे कार के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाए। मैंने FIR दर्ज करवाई थी करोलबाग थाने में, ये देखिए उसकी रिपोर्ट। 11 जुलाई को मेरी कार चोरी हुई थी सर, कुछ पता चला सर? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला, पता चलते ही आपको खबर कर देंगे। अब जा सकते हैं। ठीक है सर। नहीं, तुम एक काम करो, कंचन के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है प्लस आसपास के इलाके में जो भी सीसीटीवी कैमरा मिले उसके फुटेज निकलवाओ तुम 1 हफ्ता पहले की। ओके सर। सर मैंने कंचन के घर के बाहर की 1 हफ्ते की फुटेज निकलवाई है, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये तो साफ है कि आप अपनी बहन और अपने पति की जासूसी कर रही थी। सवाल ये उठता है कि क्यों? आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा डाउट हो गया था। क्या आपके पति का आपकी बहन के साथ चक्कर चल रहा है? सर दरअसल मेरे हस्बैंड बहुत हंसी मजाक करते हैं और कंचन से भी उनकी बहुत जमती थी। आई डोंट नो सर, मेरे मन में ये बात कहाँ से आ गई। सर दरअसल कंचन बार बार मेरे हस्बैंड से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो बस मुझे ऐसा लगा जैसे सर मेरे मन में शक पैदा हो गया सर। लेकिन मुझे बहुत गिल्टी भी फील हुई
सर अगर ये बात सिद्धार्थ और कंवल को पता चल गई ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर इसमें आपका हाथ है तो फिर हमें भी बहुत बुरा लगेगा। फिर हम चलते हैं। हमने कामिनी पर नजर रखी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन वो क्लीन लग रही थी। और भी कई सारे लीड्स हमारे हाथ आए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सारे रास्ते कहीं ना कहीं जाकर बंद हो रहे थे। हमें वो लेडी साइकिल भी मिल गई जिसमें चलकर शायद वो हत्यारा आया था, लेकिन वो साइकिल किसकी थी ये पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम उस गाड़ी और उसके मालिक गौतम तक भी पहुंच गए जिस गाड़ी से कंचन का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हमने करोलबाग पुलिस स्टेशन में पता किया, पता चला कि गौतम सच बोल रहा था। गौतम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं मिला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कोई जानने वाला है जिसने कंचन और उसके बच्चों को मारा है। मैंने कहा कि चलो घर वालों की हिस्ट्री निकालो। जब हमने कंवल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे शक हुआ। सर हाँ, कंवल की कॉल रिकॉर्ड आ गई। वो कानपुर कभी गया ही नहीं था, यही था दिल्ली में, पारगंज एरिया में। वहां तो बहुत सारे होटल्स हैं। ये फोटो देखिए जरा, कंवल खन्ना आपके होटल में आया था? जी सर, ये और इनकी मिसेज दोनों आए थे। पैसे दिखा। खन्ना, मिस्टर और मिसेस खन्ना। सीसीटीवी है हमें? हाँ जी। फुटेज निकाल इस टाइम का। आप कानपुर में नहीं दिल्ली में थे, वो भी पहाड़गंज में एक होटल में। पहाड़गंज के होटल में आप क्या कर रहे थे? मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। लेकिन मिसेस खन्ना तो थी नहीं वहां पर। ठीक है सर, वो मिसेस खन्ना मेरी भाभी है, मिसेस नीता खन्ना। अच्छा, तो अपने बीवी से झूठ बोलकर आप अपने भाभी के साथ बंद कमरे में एक होटल में क्या कर रहे थे? जबान संभाल कर बात करिए इंस्पेक्टर। आप किसी सड़क छाप इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, आप खन्ना फैमिली से बात कर रहे हैं। नीता जी, पहली बात तो ये है कि आप फिलहाल पुलिस स्टेशन में हैं, तो जरा तमीज से पेश आइए। और दूसरी बात, कंवल जी को अगर अपनी फैमिली की इज्जत की इतनी परवाह थी तो 3 दिन तक झूठ बोलकर होटल के कमरे में आपके साथ क्या कर रहे थे? क्यों? कानून की ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि देवर और भाभी किसी होटल में कमरा लेकर एक साथ नहीं रह सकते? कानून की किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि देवर और भाभी मिलकर किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं। हमने कंचन और बच्चों को नहीं मारा है इंस्पेक्टर साहब। देखिए सर, मैं 15 साल का था सिर्फ, तो भैया गुजर गए। भाभी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे शादी के बाद कंचन को भाभी से प्रॉब्लम्स होने लगे, क्योंकि मॉर्निंग सोच की थी और भाभी को पुरानी सोच की। दोनों में इश्यूज होने लगे। भाभी गांव चले गई। कंचन को मेरा भाभी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह फेर लेता सब बताइए आप। इसीलिए मैं छुपकर होटल के कमरे में जाता ताकि इनको मैं घर खर्ची के लिए कुछ पैसे दे सकूं। बस होटल के कमरे में चुप कर। अगर मैं बंद कमरे में अपनी भाभी से मिलता हूं तो उसमें गलत क्या है सर? रहने दो कंवल, ये लोग हमारे रिश्ते को नहीं समझेंगे। आगे चाहूंगी, चलो कंवल। सोने की जरूरी मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी, खाना खा लेना। आज जाना जरूरी है क्या? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज रुक जाओ। जाना जरूरी नहीं होता तो जाता नहीं। तो एक काम कर, कंवल और नीता भाभी के पास चली जा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। कंवल भाई साहब भी बहुत परेशान है, एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे वो। आप एक काम कीजिए, मुझे वहां छोड़ दीजिए,
और रात को मुझे वहां से पिकअप कर लेना। गाड़ी निकालता हूँ तो तैयार हो जाओ। ठीक। नीता भाभी, कवल भाई साहब, भाभी। तू क्यों बार बार फोन कर रही थी? कितनी बार कहा था फोन मत कर? घर में इतना बड़ा कांड हुआ है, थोड़े दिन के लिए भूल जाओ मुझे। फोन मत करना प्लीज। कामनी को इस समय में नहीं छोड़ सकता मैं। छोड़ो, ये क्या है? सिद्धार्थ, I need your help, सिद्धार्थ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। दीदी प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम समझने की कोशिश करो सिद्धार्थ। आई एम प्रेग्नेंट। ये कब हुआ? अरे हमने प्रोटेक्शन यूज की थी। कभी कभी प्रोटेक्शन फेल हो जाती है। बेबी, मैंने तुम्हें बताया था हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और देखो मैंने बताया था मैं शादीशुदा हूँ। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करो या मेरे बच्चे को अडॉप्ट करो। मैं खुद इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहती हूँ। मैं अपना करियर स्पॉइल नहीं करना चाहती इस बच्चे के लिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अगर मैं अकेले जाऊंगी ना सिद्धार्थ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस एक बार ये अबॉर्शन हो जाए ना, उसके बाद देखते हैं हमारे रिलेशनशिप का क्या करना है। प्लीज करो मत, मैं चलूंगा साथ में, सब ठीक हो जाएगा। ये सिद्धार्थ फोन क्यों नहीं उठा रहे? सिद्धार्थ, मेरी इस हालत में भी तुम्हें तुम्हारी वाइफ की पड़ी हुई है ना? सिद्धार्थ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है देवी, प्लीज ऐसा नहीं है। फोन उठाओ प्लीज। हाँ सर, कवल ने ही मारा है मेरी बहन को। अभी मेरी बहन की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी और उसका पति अपनी भाभी के साथ। जी आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ सर है। ये देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे पवित्र रिश्ते की तो पोल खुल गई है। अपने बीवी बच्चों को क्यों मारा ये तू बताएगा या तेरी पूजनीय भाभी? मेरा यकीन कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। कमीना है तो कमीना। क्या आती है मुझे तुझ पर? ऐसी घटिया हरकत करने के लिए तूने मेरी बहन और उसके बच्चे को मार दिया। छे सर, लेके जाइए इसे। लेके जाइए इसे। बच्चे को नहीं मारे, मैं अपने खुद के बच्चे को मारूंगा। छोड़ो मुझे। तो गलत फहमी हुई है। मेरी साली को मारा तूने? हाँ? मेरी साली को मारा तूने? अपने बच्चों को मार तूने? शर्म नहीं आई तुझे? यार साले छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुमको। तब तक मारूंगा जब तक सच नहीं बनेगा।
मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी भाभी के साथ मेरा गलत रिश्ता था, लेकिन वो भैया के गुजरने के बाद हमारी नजदीकें बढ़ गई। तुम भी अब कल घर चले जाओगे, थोड़ा टाइम तो मेरे साथ बिताया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच? भरोसा रखो। कमल की शादी हो गई और हमें तो एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। बस हमने तय किया जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे और हम छिप छिप के मिलने लगे थे। और तेरी बीवी को पता चल गया और तूने अपने बीवी और बच्चों को सच बोल। तो मेरी बीवी कंचन को कुछ नहीं मालूम था। कंचन को पता भी चलता तो भी मैं उसको नहीं मारता। आई लव हर सर। ये छुप छुप कर मिलने से तंग आ गई होगी ना। और वैसे भी अभी तो तू सिर्फ 40 साल की है ना, अपने देवर के साथ तो लाइफ आराम से सेट कर सकती थी, लेकिन कंचन और उसके बच्चों के रहते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर के कंचन और उसके बच्चों को मार डाला। नहीं, ये गलत है। कमल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, दुनिया थी वो उसकी। कंचन एक बहुत अच्छी लड़की थी, मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था, फिर मैं उसे क्यों मारूंगी? मर सकता, मर, तब तक मर जब तक सच नहीं बोलता, और उसके बाद ही मरता रहा। हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद कमल और नीता इसी बयान पर टिके रहे कि उन्होंने ये खून नहीं किया। कमल दिल्ली में ही था और उसका अपने भाभी के साथ नाजायज संबंध भी थे, लेकिन हमारे हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ही ये मर्डर किए हैं। इसी बीच हमें एक लीड मिली और आगे बहुत सारे खबरी का फोन आया था। कंचन के घर से जो ज्वेलरी लुटे गए थे वो शाहदरा के पास एक ज्वेलरी शॉप में बेचे गए हैं। हाँ साहब, ये ज्वेलरी तो कल ही खरीदी है मैंने। चोरी का माल ही है, समझ में आया? माफ करना साहब, छोटा दुकान है अपना, छोटे मोटे लोग ही आते रहते हैं यहाँ पे। किसने भेजी थी? 2 लोग आए थे साहब, एक बाहर बाइक पे खड़ा था, एक अंदर आया था ज्वेलरी बेचने। सीसीटीवी है दुकान में? नहीं साहब, सीसीटीवी तो नहीं है। पहचान लोगे दोनों को? हाँ, एक पे तो पहचान लेंगे सर। स्केच बनवा दो सर। जय इनके सर। सर स्केच बन गया। तो हमारे सस्पेक्ट में से कोई भी नहीं। सर हो सकता है मामला सच में रॉबरी का हो और ये आदमी उसी गैंग का कोई हो। पर ये भी तो हो सकता है ना कि कमल ने इस आदमी को भेजा हो ज्वेलरी बेचने के लिए। तो एक काम करो, इस स्केच को तुम हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ, पता करो ये कोई हिस्ट्री शीट है या नहीं, और अपने खबरियों को भी भेज दो। मुझे ये आदमी किसी भी हालत में चाहिए। सेकेंडली, कमल और नीता तो अपने साथी को जानते होंगे, तो उनको बुला। इट्स फाइन सर। थैंक यू। इसे पहचानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इसे पहचानते हो? नहीं सर। कामिनी जी कहाँ है? शायद वो जानती हो। वो कैसे जानेगी सर? उसके सारे फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इसे। और वैसे भी कंचन और बच्चों की आत्मा की शांति के लिए वो हरिद्वार गई। डॉक्टर, मुझे इसका ऑपरेशन करवाना है। हम दोनों बच्चा नहीं चाहते। ये आपकी पत्नी है? नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दरअसल क्या है ना, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, करियर की बात है। ओके, मैं कल के लिए बुकिंग ले लेता हूँ और आपको ना कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। मिश्रा जी, ये टेस्ट करवा लेना, ठीक है? अब तो चाहिए इनके साथ। हेलो। हाँ सर, आपने जो स्केच दिया था वो लड़का आया है क्लिनिक में एक लौंडिया लेकर, अच्छा बच्चा गिराने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, कल सुबह आएगा फिर। गुड गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच।
अब दोनों उस गाड़ी में बैठिए। चलिए सर बात क्या है? चलिए, बाद में बताया जाएगा आपको। चलिए कामिनी जी, बताइए आपने ये क्यों किया, कैसे किया और किसके साथ मिलकर किया? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप हमें यहाँ लेके क्यों आए हैं? सर ये सिद्धार्थ के दोस्त की गर्लफ्रेंड है और इसे अबॉर्शन कराना था। दरअसल सिद्धार्थ का दोस्त अपने गांव गया हुआ है तो सिद्धार्थ ने मुझे बोला इसकी हेल्प करने के लिए। सर मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है तो बस मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया था और मैंने रति को बोला कि वो इस बच्चे को रहने दे और सर वो इस बात के लिए राजी हो गई। नहीं डॉक्टर, हमें बच्चा चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, गुड डिसीजन। तो आप इनके बॉयफ्रेंड को जानती हैं? क्यों, अभी भी तो आपने कहा कि वो आपके पति का बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ सर, वैसे तो नहीं जानती हूँ, बस उसका नाम जानती हूँ, रवि। इसे पहचानती हैं? हाँ सर, यही है रवि। सर रवि गौतम और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त हैं। 11 जुलाई को मेरी कार चोरी हुई थी सर। लगता है ये गौतम वही है जिसके कार से एक्सीडेंट हुआ था। गौतम तो कामिनी जी, क्या आप जानती हैं जिस शख्स की गर्लफ्रेंड को आप हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं उसका शायद डायरेक्ट ताल्लुक आपकी बहन के मर्डर से है। क्या? या जो गहने आपके बहन के घर से गायब हुए थे ना, उनको रवि ने बेचा है। तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सर रवि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर कौन है वो हॉस्पिटल क्यों गया था? बच्चा किसका है ये? बोलना। बच्चा किसका है? सिद्धार्थ। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। सिद्धार्थ ने मुझे बोला था कि वो मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, वो अपने किसी दोस्त को भेजेंगे और उन्होंने मुझे रवि से इंट्रोड्यूस कराया। मैं रवि के साथ क्लिनिक गई। देखा आपने कामिनी जी, इस आदमी ने आपके साथ विश्वासघात किया। अब उसी के नाजायज औलाद को अपना नाम देने की कोशिश कर रही थी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। चल। सर कंचन को मेरे और रति के बारे में पता चल गया। हाथ मत लगाइए मुझे। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? क्या हुआ? क्या बोल रही तू? आप मेरी दी को चीट कर रहे हो और बोल रहे हो क्या हुआ? मैंने खुद अपनी आंखों से आपको उस लड़के के साथ देखा है। यहाँ पर मैं सारा दिन आपके नाम की माला जपते नहीं थकती कि मेरे जीजू वर्ल्ड के बेस्ट जीजू हैं और आप एक घटिया इंसान निकले। शर्म आती है मुझे आपको जीजू कहते हुए भी। सॉरी कंचन, माफ कर दो मुझे। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी दीदी से कितना प्यार करता हूँ। तो वो लड़की तो ऐसे ही है, कभी नहीं मिलूंगा उससे, प्रॉमिस। प्लीज दीदी को मत बताना तुम्हारी। और मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर मैंने दोबारा आपको उस लड़की के साथ देखा ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैंने उसे समझाया था किसी को कुछ मत बताना, और वो अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा कभी ना कभी उसे कुछ कह देगी। मैंने सोचा मैं उसे मार देता। फिर मैंने गौतम की हेल्प ली और गौतम ने अपनी गाड़ी चोरी होने की झूठी रिपोर्ट लिखी। वो बच गई थी सर। मेरी टेंशन और बढ़ गई थी। मुझे लगा कि मुझे खुद उसे मार दूंगा। मैंने अपनी बीवी कामली के कपड़े पहने और मैंने रास्ते से लेडीज साइकिल उठाई और फिर मैं कंचन के घर गया। उसके बाद मैं ऊपर गया और मैंने ज्वेलरी लूट ली ताकि लूट का मामला लगे। मैंने सारी ज्वेलरी गौतम और रवि को दे दी
और मैं उन्हें कहा था कि इसे बेचना मत, पर वो साले कमीने। वो कमीना है? कमीना तूने उस औरत को मारा जो तुझे इतना मानती थी, इतना भरोसा करती थी, और सिर्फ उस औरत को नहीं, तूने उसके 2 मासूम बच्चों को मार डाला। तुझे तो जो सजा मिले वो भी कम है। तेरे जैसे लोगों के कारण अपनों पर से भरोसा उठ जाता है। विश्वासघात बाहर से नहीं आते हैं, तेरे जैसे घर में पैदा होते हैं। चलो कंचन को अपराध से पहले बार बार दस्तक मिली। उसने गोलगप्पे वाले के पास सिद्धार्थ की गाड़ी में रति को देखा, दोनों को कैफे में रोमांस करते देखा, झंडे वाले मेट्रो स्टेशन में भी उसने दोनों को देखा। लेकिन वो इस दस्तक को समझ नहीं पाई। वो ये नहीं समझ पाई कि जो आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है वो किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन उसने इस बात का जिक्र अपने दीदी से नहीं किया, क्योंकि वो अपने दीदी के घर में दरार नहीं पैदा करना चाहती थी। वो तो इस दस्तक को भी नहीं पहचान पाई कि उसकी दीदी कामिनी के मन में उसकी और जीजाजी को लेकर शक पैदा हो गया था। यहां तक कि कामिनी ने भी एक दस्तक को नजरअंदाज किया। जब गौतम की गाड़ी ने कंचन को टक्कर मारने की कोशिश की तब कामिनी को ऐसा लगा कि ये ड्राइवर जानबूझकर कर रहा था, लेकिन उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया। वो अपने प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हुई थी कि उसने इस दस्तक को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अगर उस वक्त कामिनी पुलिस स्टेशन चली गई होती तो शायद आज कंचन जिंदा होती और साथ में उसके बच्चे भी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। 4 अगस्त 2017 मास किलिंग का एक ऐसा हैरत अंगेज केस मेरे पास आया जिसे देखकर सब चौंक गए। एक घटना के 3 दिन पहले अपराध दस्तक में दस्तक दे रहा था, लेकिन इस केस से जुड़ा हर एक शख्स एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता चला गया जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। 2 पहलवानों के बीच कांटे की टक्कर देखिए। अरे पूरी तालियों से और सीटियों से अखाड़ा का मैदान गूंज उठा है। अब देखना यह है हमें कि बलबीर पहलवान को सूरज पहलवान कैसे मात करके इस दंगल का विजेता बनता है। ये देखिए सूरज पहलवान बलबीर पहलवान पर हावी होते हुए। ये देखिए सूरज पहलवान ने एक और मात दिया। तालियां। ये क्या गुप्ता जी, ये कौन सा धमाल की है? हमारे मंच पर शिवप्रकाश मिश्रा को बुला दिए। अरे पूरनमल जी, हम नहीं बुलाए हैं, ये तो खुदे आ गए। अब आ गए तो इनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा। हम अभी आते हैं। प्रणाम। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। आप यहाँ आकर सबको चौंका दिए भैया जी। वो हमारे बिट्टी बिटिया दंगल देखना चाहती है। लेकिन भैया जी वो दंगल तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बे? हाँ? दिखता नहीं है, भाई जी आए हैं। जा फिर से शुरू करवा। कौन दिक्कत हैगा? नहीं नहीं भैया जी, अब आप है तो भला का दिक्कत। जा बोल दे पूरनमल को कि निकल जाए यहाँ से। पूरनमल जी देखिए, बहुत ही बड़ा धर्म संकट आन पड़ा है।
देखिए हम आ जाएंगे रात को आपके घर, हमको भिगा भिगा के मारिएगा, पर कृपया अभी आप लौट जाइए। आइए भैया, आइए भैया जी, आइए 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 आइए। अब हम सबके बीच हमारे भूतपूर्व पहलवान और मौजूदा वक्त के नेता श्री 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 प्रकाश मिश्रा जी अपने पुत्री श्री बिट्टी मिश्रा जी के साथ पधारे हैं। इनके आने के उपलक्ष्य में पिछले राउंड का कुश्ती कैंसल, ये मुकाबला फिर से शुरू होगा। अरे मुकाबला फिर से शुरू। और ये देखिए बलबीर पहलवान का शानदार पलटवार। सूरज पहलवान ढेर और बलबीर पहलवान की जीत। ठीक है, कुछ और मालूम चले तो हमको बताना। ज्योति बेटा, तुम्हारे पापा जैसे भी हो, लेकिन लड़का अच्छा ढूंढे हैं तुम्हारे लिए, और त्रिपाठी जी का खानदान भी अच्छा है। हम सोचे कि बात आगे बढ़ाएं। अम्मा, कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। आपके पूज्य पति श्री प्रकाश मिश्रा जी अपने गंदे खून को बिटिया बिटिया करने लगे। बिट्टी को दंगल दिखाने लेकर गए थे। जानते हैं सर, बार बार बोलकर काहे फुकाते होंगे। हमसे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता है, और हमको ये समझ में नहीं आता कि आप काहे मौन धारण किए बैठी हो। अरे जब भैंसे ही पानी में हो तो बार बार बीन बजाने का क्या फायदा। ना हम तुम्हारे पापा को छोड़ सकते हैं, और ना तुम्हारे पापा उस दमयंती उसकी बेटी को। अब बोलो, कौन सा अगरबत्ती जलाए कि दोनों मक्खियां बीन बनाना छोड़ दे। काहे की अगरबत्ती अम्मा, हमारा बस चले ना तो हम तो सबको आग लगा दें। ज्योति, अंदर आना, जरा बात करनी है। पिताजी, आगामी चुनाव के लिए हमारे विरोधी एक भाषण तैयार किए हैं, सुनते जाइए। प्रत्याशी मुन्ना भैया यानी कि हम एक ऐसे बाप की औलाद है जो अपने घर का पकवान छोड़ के दूसरे घर की मुर्गी खाता है, और वो बिट्टी उसी मुर्गी की चूजी है जिसे रखैल से बीवी का दर्जा। जबान काट देंगे तेरी हम। हाँ, आप तो हमारी जबानी काट सकते हैं। अरे काहे उस बिट्टी और उसकी मां के लिए हमारी छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं आप। कोई किसी की छवि नहीं बिगड़ेगी। तुम्हारी ही उंगली पकड़ के इस क्षेत्र के प्रत्याशी बने हो तुम। तुम्हारी जीत सिर्फ हमारे हाथों में है। सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए तुम्हारे अंदर ये आग नहीं लगी है। तेरे अंदर कोयला सुलगाने वाला कोई और है। हमारी मान ज्योति के साथ साथ बिट्टी को भी बहन मान ले। मानना पड़ेगा। हमारे साथ ये राजनीति ना खेलो तुम, वरना ना ही नेता रहोगे, ना ही अभिनेता बन के भाषण कर पाओगे। ज्योति, पहलवान पस्त है, पर तुमको लगता बड़ा मस्त है। पहलवान जब रूठ जाता है ना, और भी गदर मचाता है।
पर वो इतना ठंडा क्यों है? सुना है हमेशा मर्द की जीत के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन हमारी वाली अलग ही है। तुम्हारी वजह से हार गया मैं आज। हम तो खुद आए थे तुम्हारी जीत का जश्न देखने। हमने सोचा था पापा तुम्हें जीता देखेंगे ना तो आसानी से तुझे हमारे गले का हार बना देंगे। पर तू टेंशन मत ले, दामाद तो तू ही बनेगा उनका। हाँ बोल, क्या बात कर रहे थे? वो लड़का तुम्हें पसंद आया? हाँ, वो माँ ने बोला। अपनी माँ की नहीं, अपनी बात करो। भैया जी, भैया जी वो बिट्टी सूरज पहलवान के साथ है। क्या हुआ? बिट्टी कहाँ है? अरे हाँ हाँ त्रिपाठी जी, आप तैयारी तो शुरू कर दीजिए। त्रिपाठी जी के बेटे योगेश के साथ बिट्टी की शादी तय हो चुकी है। 3 दिन बाद शादी है, न सगाई होगी न तिलक होगा। इन 3 दिनों में तुमको जो भी तैयारियां करनी है कर लो। जी पापा, अब ज्योति की तस्वीर अपने दिलो दिमाग से निकाल दे और बिट्टी को बचा ले। 3 दिन बाद में शादी है, तैयारी शुरू कर दो। 3 दिन में? अरे 3 दिन में ये सब कैसे होगा? माँ जी, सोने की चिड़िया पिंजरे फंसी है। 3 दिन बाद क्या, 3 घंटे बाद भी शादी हो ना तो कर लेनी चाहिए। क्यों बाबूजी, कपड़े सारे रेडीमेड खरीद लेंगे और घोड़ी बाजे वाले को दुगना दाम भी दिया ना तो भी फायदा है अपना। सुनो भाई, शाम 5 बजे तक सब सजावट पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई ना तो तुम सब लोगों का नक्शा बदल देंगे हम। अम्मा वो हमारे जख्म पे नमक मिर्ची छिड़क रहे हैं। ज्योति का दिल तोड़ के हमारे घर से वो बिट्टी का ब्याह हो रहा है। हमारा तो खून खोल रहा है अम्मा। पर आप काहे शांत खड़ी हो? बेटा, हमारा बीपी ना थोड़ा लो वाला है। थोड़ा सा टेंशन होता है तो मन बैठ जाता है, लेकिन ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा ना। बिट्टी का शादी है, बेटी तो बेटी होता है ना, चाहे वो सौत का ही क्यों ना हो। हर्ष तो निभाना ही पड़ेगा। ज्योति, जा कपड़े बदल ले। जी। और मुन्ना तू भी, तुम्हारी बिट्टी बहन का शादी है, विदाई तो करना ही पड़ेगा ना।
दूल्हे की साली हो, जूता नहीं चुराए, कम से कम दूल्हा दुल्हन के साथ भोज तो कर लो। नहीं भाभी, रहने अरे दीजिए। बैठो। मैं अभी आती हूँ। ज्योति, डॉक्टर साहब बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 4 एम्बुलेंस पीछे और आ रही है। जल्दी से इमरजेंसी स्टाफ को बुला। सर, एक इंफॉर्मेशन आई है। नव विकास पार्टी के नेता श्री प्रकाश मिश्रा की बेटी की शादी थी आज। शादी का खाना खाकर कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। दूल्हा दुल्हन को तो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में। तेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और तुझे पता तक नहीं। भैया जी, वो हलवाई भी गायब है, उसको उठाने के लिए भेजे। नहीं, सिर्फ हलवाई का काम नहीं है, कोई और है जो उस हलवाई को चूरन दिया या कांड करने के लिए। उठा के तोड़ दे उसको और पूछ किसके कहने पे किया यह सब। ठीक है भाई जी। सर, पहले मुझे लगा कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का केस है, लेकिन 80 से ज्यादा लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में एक एक करके भर्ती हो गए जो शादी का खाना खा के बेहोश हुए हैं। पॉसिबिलिटी खाने में जहर मिला। हाँ, हो सकता है। धीरज, फौरन शादी के वेन्यू पे जा और सारा का सारा खाना जो है ना फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। दूल्हा दुल्हन की पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। क्या मुन्ना भैया भी गायब हैं? बाद में कॉल करते हैं। श्री प्रकाश मिश्रा जी से बात करनी है। देखिए साहब, आप हमसे बात कीजिए, हम उनके पीए। हमें फैमिली मेंबर से बात करनी है। साहब, मैं दूल्हे का फादर हूं। दूल्हा दुल्हन के साथ साथ मेरी बेटी और उनके 2 बच्चे भी। साहब, मेरी बेटी के अलावा हमारे और 2 रिश्तेदार भी, लड़के वालों की ओर से और हमारी ओर से बहुत से रिश्तेदार। जी माफ करना, अब हम बात करने की स्थिति में नहीं है। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन आपको किसी पे कोई शक? हमने कहा ना, इस वक्त हम कोई बात नहीं करना चाहते। यादव, बात देखो। सर, ये सारा खाना फॉरेंसिक के लिए भेजो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर, यहाँ पे सभी लोग हलवाई को ब्लेम कर रहे हैं। जैसे लोग बेहोश होना स्टार्ट हुए, हलवाई और उसके कारीगर यहाँ से भाग गए। अंदर चेक कर दो। ये रसोई के खाने का भी सैंपल लो। सर, उधर एक आदमी बेहोश पड़ा है। ये देखिए सर। पीछे। नशे में धोता है ये। ये है कौन? मुन्ना, ये पिस्तौल कस्टडी में लो और इसको थाने लेकर आओ। सर, ये सारे मेहमान उस हलवाई को ही ब्लेम कर रहे हैं और इस हादसे के बाद से ही उस हलवाई के सारे कारीगर भी गायब हैं। पता करो सब कहां हैं, उन्हें उठा के लेके आओ। और एक बात सर, श्री प्रकाश का बेटा मुन्ना यहाँ पर नशे की हालत में मिला है। इतना सब हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं है और उसके पास एक पिस्तौल भी मिली है सर।
जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। हाँ बोलो। सर, मैं यहाँ हलवाई के घर आया तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, और इस हलवाई के घर में तोड़फोड़ भी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे इस हलवाई को किसी ने पर्पसली गायब कर दिया हो सकता है श्री प्रकाश के आदमियों ने उसे मारा पीटा और बदला लेने के लिए उसे गायब करवा दिया। तभी श्री प्रकाश जो है किसी पर शक जाहिर नहीं कर रहा है। उस हलवाई के कर्मचारियों से बात करना, पूछना जरा कि किसने मारपीट की है वहां पर। ओके सर। सर, उस हलवाई गिरधारी के एक कारीगर का पता चला था, हमने उसे उठा लिया है। गिरधारी कहाँ है? हमको सच में नहीं पता साहब। खाना खा के जब सब गिरने लगे तो गिरधारी भैया हमको खुद बोले कि भाग जाओ, इसीलिए भाग गए थे। आपको खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है, सब उल्टियां करने निकला यहाँ से। क्या करना, भाग जल्दी भाग, निकाल। खाने में जहर गिरधारी नहीं मिलाया था ना? हमको नहीं पता साहब। तुम लोगों ने खाना बनाया और तुमको नहीं मालूम? बनाया था साहब, भरोसा नहीं था। बीच में किसी ने कुछ कर दिया तो हमको क्या पता साहब। किसी और ने नहीं, गिरधारी नहीं किया है, और तुम लोग उसके साथ मिले हुए हो, और अब गिरधारी फरार है। बोल, गिरधारी का है? हमको नहीं पता साहब। नहीं मालूम? नहीं पता। तोड़ो से। नहीं साहब, हमको नहीं पता साहब, नहीं पता साहब। हमको कोई भी बहाना नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए। कोई मरता है तो मरे, हमें उसका नाम चाहिए जिसने हलवाई से कांड करवाया। भाई जी, हम लगे हुए हैं, पर आपको एक बात बोलनी थी। मुन्ना भैया को पुलिस थाने ले गई है। तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ हमको यहाँ लाने का? होश में तो हम तुम सबको लेकर आएंगे इंस्पेक्टर। काहे लेकर आए हो हमको यहाँ? उस पिस्तौल का लाइसेंस है हमारे पास। पता चला, लेकिन नशे की हालत में इतने थुत पड़े थे तुम कि क्लैरिफाई नहीं कर पाए। अब खुद आ गए हो तो डाउट क्लियर कर दो। शादी के खाने में जहर किसने मिलाया? जहर? कौन सा जहर? 80 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए वो खाना खा के। 7 लोग मर गए, जिसमें से आपकी बहन बिट्टी भी थी। अरे किसने बोल दिया आपको कि बिट्टी हमारी बहन थी? हाँ, बाप की रखेल के पेट से जन्म लेने वाली बहन नहीं कहलाती है। तभी उसकी शादी में नशे में धुत पड़े थे। तो तुम ही ने हलवाई को बोलकर जहर नहीं मिलाया? सोच समझ के बोलो इंस्पेक्टर, आने वाले चुनाव के प्रत्याशी हैं हम। अपनी दिक्कतें मत बढ़ाओ। कोई सबूत है तो बोलो। ठीक है, तो सबूत मिलने के बाद ही बात करेंगे। हलवाई गिरधारी एक ऐसी सीढ़ी था जिस तक पहुंचकर हम असली अपराधी तक पहुंच सकते थे, लेकिन गिरधारी गायब था। उसे गायब किया गया था या वो खुद गायब हुआ था, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। 7 लोग मर चुके थे, 40 से ज्यादा लोग मौत की कगार पे थे। डॉक्टर सबको बचाने में लगे हुए थे। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आई। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि खाने में जहर मिलाया गया था, और ज्यादा मात्रा में मिलाया गया था। मतलब ये मास किलिंग का मामला है। किसी ने जमकर जो है दुश्मनी निकाली है। कोई तो है जो इस फैमिली से खार खाया बैठा। लेकिन सर, हलवाई गिरधारी के पड़ोसी ने बताया कि श्री प्रकाश के लोग इस हादसे के बाद हलवाई के घर पे गए थे और उन्होंने वहां पे जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन श्री प्रकाश के डर से कोई भी सामने आके बयान देने से डर रहा है। मतलब हमारा शख्स सही निकला, श्री प्रकाश ने ही हलवाई को उठवाया। पता करो श्री प्रकाश गिरधारी को कहां पर छिपा के रख सकता है, और श्री प्रकाश के दुश्मनों को भी पता करो जो ये कांड कर सकता है। ओके सर। सर, इसमें शादी में आने वाले हर मेहमान की डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा बैंड वाला, डेकोरेटर्स, हेल्पर्स और शादी के वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर को थाने बुला लिया गया है। शादी में मौजूद सभी वर्कर्स और मेहमानों से हम पूछताछ कर रहे थे। वहीं शादी में खींचे गए फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डेड वीडियोस को हम बारीकी से स्टडी कर रहे थे, पर हलवाई गिरधारी को श्री प्रकाश मिश्रा द्वारा गायब करवाने का हमारा संदेह बरकरार है। आप तो पॉलिटिक्स में रहे, आपके कई दुश्मन होंगे, आपको किस पे शक नहीं हुआ? अच्छा हुआ ये बात आपने हमको बता दिया, वरना हमारी बुद्धि में तो कभी आया ही नहीं होगा
कि ये काम हमारा दुश्मन किया हो। हम आपकी बुद्धि पे शक नहीं कर रहे, बल्कि ये सोच के शक कर रहे हैं कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। अगर हमको पता चलेगा तो हम उंगली नहीं उठाएंगे, उसके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। उस हलवाई गिरधारी ने आपको कुछ बताया नहीं अब तक? हमें पता है, हम उसके घर गए थे। देखिए, उस हलवाई को हमारे हवाले कर दीजिए। हमारे हाथ नहीं लगा, वो भाग गया या गुस्से में उसे ऊपर पहुंचा दिया। अपने हाथ में रहना इंस्पेक्टर। अगर छानबीन करने का इतना ही शौक है तो पता करके बताओ गिरधारी कहां छुपा हुआ है। सर, इन वीडियोस में किचन के डायरेक्शन में जिन जिन का भी आना जाना था, उनमें से कोई भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है। लेकिन इस शादी के दौरान श्री प्रकाश का बेटा मुन्ना गायब है। वो इन वीडियोस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये लड़की कौन है? सर, ये मुन्ना की बहन ज्योति है और ये प्रभा देवी। ये दोनों भाई बहन इसी प्रभा देवी के ही बच्चे हैं। और ये बिट्टी श्री प्रकाश की दूसरी बीवी दमयंती की बेटी भी है। और मुन्ना की बातों से साफ जाहिर होता है कि उसके दिल में बिट्टी और उसकी मां के खिलाफ जहर भरा था। सर, मेरी दूल्हे के घर वालों से बात हुई। उन्होंने किसी के ऊपर शक तो नहीं जताया, लेकिन उन्होंने बताया कि योगेश की शादी पहले श्री प्रकाश की बड़ी बेटी ज्योति के साथ तय हुई थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे श्री प्रकाश ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि योगेश की शादी छोटी बेटी बिट्टी के साथ हो। और सर, ये सब शादी के 3 दिन पहले ही तय हुआ और इस शादी की तैयारी भी 3 दिन में ही की जा रही थी। सर, ये मामला तो बाहरी दुश्मनी से ज्यादा घर की अंदरूनी अनबन से भी जुड़ा लग रहा है। लेकिन एंगल बाहरी भी हो सकता है। 3 दिन के अंदर बड़ी बहन के बजाय छोटी बहन की शादी कर दी जाती है। कोई ना कोई वजह तो होगी। आई एम श्योर बिट्टी का कोई ना कोई अफेयर रहा होगा, और इस शादी से ज्योति, प्रभा देवी और मुन्ना के अलावा कोई चौथा है जिसका दिल टूटा है। बिट्टी और उसके फैमिली के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो और ज्योति से भी बात करो। ओके सर। हमें प्रभा देवी और उसकी बेटी ज्योति से मिलना है। आइए सर। ये सच है कि ज्योति की शादी पहले योगेश से होने वाली थी? सर, शादी कहाँ होने वाला था? हम तो केवल ज्योति का फोटो भेजे थे त्रिपाठी जी को। तो त्रिपाठी जी ने भी लड़के का फोटो भेजा था, लेकिन ज्योति को लड़का पसंद नहीं आया, तो इसके पिताजी ने बिट्टी का बात चला दिया। तो आप योगेश से शादी नहीं करना चाहती थी? हमें ज्योति से अकेले में कुछ बात करनी है। कहाँ पूछना है आपको? हमसे पूछिए। शादी का वीडियो देखकर आ रहे हैं हम। शादी में तो तुम थे नहीं, इसलिए तुमसे बाद में बात करेंगे। बाद में कहा है? अभी सुन लीजिए। हम उस दिन अंदर बैठ के पी रहे थे और वो बिट्टी हमारी बहन नहीं है, तो हम काहे उसकी शादी अटेंड करते? हाँ? और शायद तुम भी बिट्टी को अपनी बहन नहीं मानती थी, इसलिए उसकी शादी का भोज भी नहीं किया और खाना शुरू होने से पहले ही वहां से गायब हो गए। इतना सब कुछ बड़ा सोच समझ के किया है ना आप तीनों ने? क्या सोच समझ के किया है? आप कहना चाहते हैं कि हमने सबको खाने में जहर मिला के खिला दिया? हो भी सकता है। सबूत है आपके पास? नहीं ना? जाइए और उस हलवाई गिरधारी को ढूंढ के दिखाइए, तब मानेंगे हम। गिरधारी को ढूंढना हमारे लिए एक चैलेंज बन गया और हम मुन्ना और श्री प्रकाश मिश्रा के एक एक आदमी को खंगाल रहे थे। और हमें यह भी शक था कि गिरधारी को गायब नहीं बल्कि उसे मारा गया। और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर, ये बिट्टी और योगेश समेत सभी 7 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इन सभी की मौत जहर मिला खाना खाने से ही हुई थी और इन सभी की बॉडी में काफी मात्रा में जहर पाया गया। सर, जहर किस टाइप का था, कुछ पता चला? सर, मेरी लैब में बात हुई थी। डॉक्टर्स लगातार स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि किस तरह का जहर खाने में मिलाया गया था। फाइनल रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना पड़ेगा सर। वो हलवाई गिरधारी का कुछ पता चला? कोई लीड? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि गिरधारी को मार के उसके परिवार समेत कहीं पे गायब कर दिया गया है या फिर उसको छुपाकर कहीं पे रखा गया है। अभी तक उसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हमने उसका फोन नंबर और उसके फोन का IMEI नंबर सर्विलांस पे डाल दिया। हो सकता है वो कहीं पे छुपा बैठा हो। सर, मैंने बिट्टी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें एक नंबर सस्पिशियस मिला है। किसका नंबर है? सर, ये नंबर सूरज पांडे के नाम पे पिपरी गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है।
सर बिट्टी और सूरज दोनों में काफी बातें होती थी और शादी वाली रात से ही ये नंबर बंद है। सूरज यहीं रहता है? जी साहब। सर ये सूरज पांडे इस इलाके का पहलवान है। श्री प्रकाश से दुश्मनी निकालने का इसका एक और मोटिव पता चला है। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दंगल के फाइनल राउंड में ये इस साल का दंगल विजेता बन गया था, लेकिन तभी वहां पर श्री प्रकाश और बिट्टी पहुंचे और उन्होंने पिछला राउंड कैंसिल करवा के दोबारा से कुश्ती करवाई, जिसमें सूरज हार गया। सूरज, तुमको थाने चलना होगा। लेकिन सर इसकी हालत तो देखिए आप। तुमने बताया कि पहले दंगल में चीफ गेस्ट पूरन बना, फिर ऑर्गेनाइजर्स ने लास्ट मोमेंट पे उसे हटाकर श्री प्रकाश को चीफ गेस्ट बना दिया। हाँ सर, श्री प्रकाश का इस पूरनमल से भी 36 का आंकड़ा है। पहले ये दोनों एक ही पार्टी में थे, लेकिन बाद में श्री प्रकाश ने पूरनमल को पार्टी से निकलवा दिया था और तब से ये पूरनमल श्री प्रकाश से खार खाए बैठा है। सर, सूरज को ले आए हैं। चलो। हम और बिट्टी एक दूसरे से प्यार करते थे, ये भी सच है, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बिट्टी का बाप उसकी शादी कहीं और करवा रहा था। और यही बात तुझे रास नहीं है कि प्यार उसने तुझसे किया और शादी अपने बाप की मर्जी से करनी थी। सर आप कहना क्या चाहते हैं? वजह एक और भी हो सकती है कि इस साल दंगल जीतकर भी तो हार गया श्री प्रकाश की वजह से, और उस रात श्री प्रकाश के घर के पास तेरा फोन एक्टिवेट हुआ था। क्या कांड करने गया था वहां पर? सर आपको मेरी हालत देख के ऐसा लगता है कि मैं वहां कांड करने गया था? सर मैं वहां बिट्टी को आखिरी बार देखने के लिए गया था। सर मैं अच्छे से जानता था कि मैं जबरदस्ती बिट्टी से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि बिट्टी के साथ इतना बुरा होगा सर। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ सर, ये बिट्टी के बाप की वजह से हुआ है। उसके एक नहीं कई दुश्मन पल रहे थे, उसी में से किसी एक ने बिट्टी और उसके बाप से बदला लिया है सर। इसका कोई सबूत नहीं कि श्री प्रकाश के आदमियों ने इसे मारा हो। ये सब कुछ इसका प्लान भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि गिरधारी और पूरनमल के टच में हो। ये जब पूरनमल चीफ गेस्ट था, ये आदमी दंगल जीता था। हो सकता है कि पूरनमल ने इसे भड़काया। इस पूरनमल को इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। माँ, हम ये फैसला नहीं मानने वाले। हम उसे से ही शादी करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। बगावत करने की सोचना भी मत, नहीं तो वो तेरे साथ मुझे भी काट देंगे। बहुत गलत किए हम। अगर हम उससे शादी करने की जबरदस्ती नहीं किए होते तो आज वो ना तो शादी होती और ना ही वो। दमयंती, हमने तो अच्छा ही सोचा था उसका। उसका? नहीं, आपने हमेशा अपना ही भला चाहा। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? आपकी प्रभा और उसके बच्चों ने कभी हमारा भला नहीं चाहा। हम तो कहते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को मार डाला है। आज आपने साबित कर दिया कि पत्नी के सामने रखेल कुछ नहीं होती। अपने बीवी, बेटी और मुन्ना को बचाने के लिए आपने मेरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी की है। सर शादी के खाने में जो जहर मिलाया गया था, उसकी इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक खाने में एक खास तरह का जहर मिलाया गया था के लिए यूज किया जाता है। ये जहर इतना पावरफुल और इतना जल्दी असर करता है कि 80 में से 7 कैजुअलिटी फिर भी कम है। कहीं और भी जाने जा सकती थी। अगर ये मान भी ले कि हलवाई जहर मिलाकर गायब हो गया, तो उसे ये जहर मिला कहां से? इसके सोर्स का पता करो। ओके सर। सर हमने प्रभा देवी, मुन्ना और ज्योति समेत श्री प्रकाश के हर आदमी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन गिरधारी का कोई भी क्लू नहीं मिला। और सर ये पता चला है कि श्री प्रकाश के एक आदमी है सोनू, जो लगातार पूर्णमल के साथ फोन पे टच में था। श्री प्रकाश का आदमी श्री प्रकाश के दुश्मनों के टच में था। सर पूछताछ में पता चला था कि ये सोनू ही शादी के खाने का सुपरविजन कर रहा था।
पैसे लेके भैया जी से गद्दारी कर रहा था, लेकिन साहब मेरा इस खून में कोई हाथ नहीं साहब। गिरधारी का है? वो भी मिला हुआ है ना तेरे और पूरनमल के साथ? नहीं साहब, गिरधारी को मैं जानता भी नहीं साहब। भैया जी का सेक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके पूरनमल को दे देता था बस। आप अच्छी तरह से तोड़ो ऐसे, नहीं बोलेगा ये। पुलिस सोनू को भी उठाए है और पता चला है कि वो पूरनमल को बहुते फोन घुमाया था। सर सोनू को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ भी उगल नहीं रहा है। सर ये पूरनमल भी गायब है। हमको कहां ले जा रहे हैं? भैया जी देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, जरूर आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है भैया जी। ठीक है सर, पूरनमल को श्री प्रकाश के आदमियों ने उठाया अभी। आपको अगवा करके लाया गया है यहाँ पर? अगवा? ये किसने कहा आपसे? अरे भैया जी ने बुलाया था, पुराने दोस्त हैं हम, मिलने आए थे। दिख रहा है क्या दंगल हुआ था आप लोगों के बीच। अब इतना सब तो हम लोग भी चलता ही रहता है। अच्छा भैया जी प्रणाम, चलते हैं। प्रणाम। पूरनमल को हमने उठवाया, थोड़ी पूछताछ की, टटोला उसको। हमें मालूम पड़ा कि यह काम उसका नहीं है। हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, डरता है हमसे। पर उस सोनू को मत छोड़िएगा। आपको क्या लगता है हम आपके हिसाब से काम करेंगे? आपने आपके हिसाब से क्या कर लिया अब तक? बोलो किसने किया कांड? हमारे हिसाब से तो सारा कांड जो है आपके बेटे मुन्ना ने किया। देखिए मुन्ना हमारा बेटा है, हमारा खून है, और हमारे खून में इतना छिछोरापन नहीं तो पीठ पीछे वार करे। तो मुन्ना को कुछ करना होता तो गोलियां चला धमाका कर देता वो, लेकिन ये पीठ पीछे जहर मिलवाना ये उसकी फितरत नहीं है। और मुन्ना के दिल में जो जहर भरा है उसके बारे में तो पता ही होगा आपको। अगर आपका हो गया है तो आप जा सकते हो। प्रणाम। सर अब तक हम ये मान रहे थे कि यह कांड श्री प्रकाश के किसी दुश्मन ने किया होगा, लेकिन यह भी सच है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है तो श्री प्रकाश से दुश्मनी मोल ले, क्योंकि श्री प्रकाश से पिटकर भी पूरनमल ने उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं लिखवाई। और सोनू ने भी बताया था कि सूरज की भी पिटाई श्री प्रकाश के आदमियों ने ही करवाई थी। इसके बावजूद सूरज और उसका भाई श्री प्रकाश के खिलाफ कोई भी एफआईआर लिखवाने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा मुन्ना, ज्योति और प्रभा के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला। सूरज और बिट्टी जिस तरह से एक दूसरे से प्यार करते थे, उसी तरह से योगेश का कोई जिल्टेड लवर हो सकता है जिसने ये कांड किया। लेकिन सर योगेश के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। अब तक हम श्री प्रकाश के दुश्मनों पे शक कर रहे हैं। हो सकता है त्रिपाठी का कोई दुश्मन हो जो ये सब कर रहा है। त्रिपाठी फैमिली के जितने भी दुश्मन हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनसे बातचीत करें। किसी के साथ चक्कर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हो सकता है कि वो ये शादी अपनी मर्जी से न कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की हो जो इस शादी से खुश ना हो। ऐसा कुछ नहीं था। आप बेकार में ही हमारे मरे हुए बेटे को बदनाम कर रहे हैं। किसी पर शक है आपको? जी फिलहाल तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए अगर आपको किसी पर भी शक हो। सर अभी अभी गिरधारी के फोन का IMEI एक्टिव हुआ है और उसने अपने फोन में एक दूसरे नंबर का सिम कार्ड भी डाला है जिससे उसने कॉल किया है। पता करो वो नंबर किसका है और गिरधारी का फोन जिस लोकेशन पे एक्टिवेट हुआ है ना, उस लोकेशन को ट्रेस करो और एक टीम लेके जाओ। हो सकता है गिरधारी ना मिले वहां पर, सिर्फ उसका फोन मिले। ये सब कुछ हमें भटकाने के लिए भी किया जा सकता है। हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि गिरधारी को गायब ही नहीं, उसको मरवा भी दिया गया हो। लेकिन जब हमने गिरधारी का फोन का लोकेशन ट्रेस किया तो हमारा अनुमान गलत साबित हुआ। बोल। हमने खाने में जहर नहीं मिला है साहब, हमारा भरोसा करो साहब। फिर क्यों भागा था वहां से? साहब हम वहां रुकते ना तो श्री प्रकाश के आदमी
हमको जान से मार देते और सारा दोष हम पर लगा देते, इसलिए हमारे डर के मां से साथ भाग गए थे। लेकिन शादी की रात एक औरत खाने के मंडप के पास बार बार चक्कर लगा रही थी। सर, उमाशंकर त्रिपाठी के परिवार से जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। उमाशंकर के बड़े बेटे पंकज की बीवी संगीता दहना गांव की रहने वाली है और पता चला है कि दहना गांव में, और सर ये भी पता चला है कि शादी से एक दिन पहले संगीता का भाई मुकेश उससे मिला। साहब आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तो शादी में भी नहीं गया था, तो खाने में जहर कैसे मिलाऊंगा? झूठ मत बोलो, हमें सब पता चल गया कि तेरी बहन का अपने ससुराल से रिश्ता कैसा है। बोल सच क्या है? बोल! ये कैसी बात कर रहे हो साहब? थोड़ी बहुत अनबन तो हर परिवार में होती है, हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। तुम्हारे भाई ने हमें सब कुछ बता दिया और उस हलवाई ने भी तुम्हें पहचान लिया है। वो पंडाल के आसपास तुम्हें दिखी थी। साहब, शादी की रात एक औरत खाने के मंडप के पास वहां पर चक्कर लगा रही थी। उसने तुम्हारी फोटो आइडेंटिफाई की है। अब बोलो। हाँ सब, मैंने मिलाया था खाने में जहर। जब से उस घर में ब्याह के गई हूँ, परेशान कर रखा है उन्होंने। हर वक्त ताने। पता नहीं क्या मेरी किस्मत थी कि तू मेरे पल्ले बंदी। न शक्ल न सूरत, गंवार कहेंगी। ये क्या खाना बनाई है तू? कुछ आता है कि नहीं बनाने के लिए? सब मैं तंग आ गई थी, लेकिन सब चुपचाप सह रही थी। और फिर जैसे ही श्री प्रकाश की बेटी का रिश्ता योगेश से तय हुआ, पापा जी ने कहा वो सोने की चिड़िया है। हर बार मेरी माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाया इन्होंने। फिर मैंने भी ठान लिया कि इस बार इनकी खुशी में इनके साथ ऐसे खुश हो जाऊंगी ना कि इन्हें शक तक नहीं होगा मुझ पे। मैं तो चाहती थी मेरे सास ससुर पति सब मर जाए, लेकिन मेरे सास ससुर खाने की मेज तक पहुंचे ही नहीं। और पंकज, अपना बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी। त्रिपाठी परिवार हमेशा यह समझता रहा कि संगीता का ताने सुनना उसकी कमजोरी थी, लेकिन शादी के वक्त जब संगीता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हंसी खुशी, ये एक ऐसी दस्तक थी जिसे त्रिपाठी परिवार हाँप नहीं पाया। और फिर एक मामूली हाउसवाइफ 7 लोगों के मर्डर और 80 से ज्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पकड़ी गई। ये एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा था। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें